औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटेलिजेंस की एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत आसान भी है और बहुत छोटा सा भी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है और लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ आर्मी के लिए, ना सिर्फ हमारे इनिशियल टेस्ट के लिए, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हमारे पास सवालात और ऐसी बहुत सी उलझनें आती हैं जिसको हमने सॉल्व करना पड़ता है और फिर वहाँ पर भी ये आपको काम आएंगी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज एज कॉन्सेप्ट की। किसकी? एज की। एज की जहाँ तक बात है तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आते हैं। वो हमसे ये पूछता है कि आप की उम्र इस वक्त 10 साल है और आपके जो भाई हैं उनकी उम्र जो है ना आपसे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, किसी भी तरह से वो पूछ लेता है। और इस तरह करने के बाद वो फिर पूछता है कि आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर 25 ईयर जितने मर्ज़ी वो बना ले, फिर वो कहेगा कि बताएं जी अगर आपकी उम्र इतने साल थी तो आपके भाई की कितनी उम्र है, या फिर आपकी सिस्टर की, या इस तरह से वो किसी भी तरीके से करके सवाल पूछ लेता है, नाम दे लेता है। या फिर वो ये कहता है कि जो अहमद है वो अली से बड़ा है, अली जो है वो अब्दाल से बड़ा है, अब्दाल जो है वो अहमद से बड़ा है, बताएं सब में से बड़ा कौन है। मतलब इस तरीके के साथ वो ना हमसे पूछता है। या फिर एज और रेशो का टॉपिक हमने अभी तक नहीं सीखा, हम इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। लेकिन एज और रेशो बहन भाई हैं, यूँ समझ लें। मतलब इन दोनों का आपस में बहुत क्लोजली रिलेशन है। अक्सर एज के सवालों में रेशो भी आ जाती है और रेशो के क्वेश्चन में एज भी शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हमारे टेस्ट में शामिल करने का मकसद क्या है। ऐसे ही करते हैं ना, हम पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर हम, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का, किसी काम का मकसद पता चल जाता है ना, उस वक्त हमारे लिए आधा काम आसान हो जाता है। पता है क्यों? हम फ़र्ज़ कर लें कि आपने कहीं जाना है टूर के लिए, और टूर पे जाने के बाद आपको ऐसे ही कहा जाए कि आपने टूर पे जाना है, आप टूर करके आ जाएं और फिर अगली बार आपको टूर पे ले जाने से पहले ये कहा जाए कि आपको टूर पे ले जा रहे हैं, वापसी पे आपने ना एक हमें आप बीती लिख के देनी है, एक हमें सफ़रनामा बताना है कि कैसे आपने वहाँ पे क्या क्या देखा और क्या फ़ील किया और कैसे आप वहाँ पे रहे और कैसा लगा आपको वो सफ़र। अब अगर दूसरी बार आप जाते हैं तो आपका ज़ाविया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सोच चेंज होगी। आप कोशिश कर रहे होंगे कि मुझे वहाँ से कोई ना कोई मवाद मिले, मैं इस चीज़ को भी नोटिस करूँ, इस चीज़ को भी नोटिस करूँ, इस चीज़ को भी नोटिस करूँ। ऐसा होगा या नहीं होगा? फ़र्क है। क्यों? पहली बार हमें जाने का मकसद नहीं पता था, हम बेमकसद चले गए थे। लेकिन दूसरी बार हम गए हैं तो हमें क्या पता है, उसका मकसद पता है, हम अपने मकसद के तहत जा रहे हैं और हमने इस मकसद के ज़रिए इसको मतलब देखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हमारे पास सबसे पहला इसका जो मकसद है ना वो ये होता है कि वो आपकी बेसिक मैथ चेक कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बेसिक मैथ, जिसको आप 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़ चुके हैं ना, वो मैथ आपकी चेक कर रहा होता है कि आपको उसमें कुछ आता जाता भी है या कोई नहीं आता। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ वो आपकी चेक कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है आपके इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या चेक कर रहा होता है? इंग्लिश सेंटेंसेस। वो उसमें आपके पास पास्ट के सेंटेंस भी यूज़ करेगा, प्रेजेंट के भी यूज़ करेगा, फ्यूचर के भी यूज़ करेगा और उनको मिक्स करके आपको इस तरह से सवाल पेश करेगा कि अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में विल, वाज या इज़ का नहीं पता कि विल कहाँ पे यूज़ होता है, शेल कहाँ पे यूज़ होता है, वाज वर्क कहाँ पे यूज़ होता है, हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ होता है, या इज़ एम आर कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं सकते। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है और इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, जब तक आपको क्या इंग्लिश के सेंटेंस का नहीं पता होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है हमारे पास, जो मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट में जो 90% चीज़ मैटर करती है वो हमारे पास होती है कॉमन सेंस। क्या होती है? कॉमन सेंस। दरअसल वो हमारी कॉमन सेंस चेक कर रहा होता है कि ये बच्चा चीज़ों को किस लिहाज से देखता है, किस जाविये से देखता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। होता कुछ यूँ है कि कुछ क्वेश्चन वो हमें ऐसे दे देता है कि जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही कोई नहीं होती। बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन उसको सॉल्व करने की ज़रूरत हमें कोई नहीं होती, बल्कि वो इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं कि बस थोड़ा सा उसको देखें और वो बगैर कैलकुलेशन के, बगैर कोई सोचे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलती में पड़ जाते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन, उसकी सोच विचार सोच के ऐसे थक जाते हैं और एंड पे आके पता चलता है कि ये तो बगैर सोच विचार के भी सॉल्व हो सकता था, सिर्फ कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके। तो वो हमारी क्या चीज़ चेक कर रहा होता है? कॉमन सेंस भी चेक कर रहा होता है कि इसकी कॉमन सेंस कैसी है। और उसके बाद वो हमारी बेसिक इंग्लिश भी चेक कर रहा होता है, जो कि हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस में आ जाता है। वो कुछ ऐसे नाम इस्तेमाल करेगा, कुछ स्पेलिंग ऐसे यूज़ करेगा, तो वहाँ पर भी हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास इसका मकसद। अब हम देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है जब हमारे पास इसके क्वेश्चन आए। आज वाला टॉपिक कोई लेंथी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट सा है, आसान है ना, इसलिए होता कुछ यूँ है
कि वो हमसे ये पूछ लेता है कि जी फ़र्ज़ कर लें आप इस वक्त 20 साल की हो, ये हूँ, ये ए मैं हूँ और ये बी जो है ये मेरा भाई है, ठीक है। हम दोनों के जब भी वो आपसे एज का क्वेश्चन पूछेगा तो वो दो लोगों को आपस में कंपेयर कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? दो लोगों को आपस में कंपेयर कर रहा होगा। कम से कम दो होंगे, हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 4 भी हो जाए, लाजमी नहीं है कि 2। लेकिन जब भी वो आपसे एज के मुतालिक क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या कर रहा होता है? दो लोगों को आपस में कंपेयर करेगा। वो कहता है कि आप हैं जी, इस वक्त आपकी उम्र है 20 साल। कितनी उम्र है जी? 20 साल उम्र है। आपके जो भाई है ना उसकी उम्र आपसे 3 गुना है। कितनी है जी? 3 गुना है। मतलब मेरी एज का 3 गुना मेरे भाई की एज है। अब फिर वो कहता है कि मुझे ये बताएं कि मतलब वो आप ये कह रहा है कि आज से 10 साल पहले आपकी 20 साल उम्र थी, उस वक्त आपके भाई की उम्र आपसे 30 गुना थी। अब आपकी उम्र हो गई है जी 30 साल। कितनी हो गई है? 30 साल। बताइए आपके भाई की एज कितनी है? ठीक हो गया। अब हम क्या गलती करते हैं? हम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि ये 20 और 20 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास कितना जवाब आता है? 60। हम कहते हैं कि हमारे और भाई की एज में 60 साल का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी हम 30 को भी 3 से ज़रब दे देते हैं। ये गलती नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? 20 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जवाब आ गया जी कितना? 60 साल। सबसे पहले हमने क्या करना है? 60 साल अपने भाई की एज को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि जो उम्र उसने हमें पहले बताई थी वो और जो अब हमें बता रहा है वो, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? इनके दरमियान डिफरेंस कितने सालों का है? ठीक है, आपने वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास 20 और 30 सालों में कितने डिफरेंस का बता रहा है हमें? 10 साल। अब अगर मेरी जिंदगी में 10 सालों का इजाफा हुआ है तो मेरा भाई मरीख पे तो नहीं, वो भी तो जमीन पे मौजूद है, उसकी जिंदगी में भी तो 10 सालों का इजाफा हुआ होगा। ये तो नहीं कि मैं दूध का 1 गिलास पीता था तो मेरे 10 साल बढ़े हैं, मेरा भाई 4 पीता था तो उसकी जिंदगी के 40 साल बड़ा हो गया वो 10 सालों में। ऐसा तो नहीं ना होता। क्या होता है कि हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हमने भाई की ये एज मालूम कर लेनी है इस फार्मूले से। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसी 10 सालों को इसमें ऐड कर देंगे जो हमें पहले भाई की उम्र मालूम है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरी ज़िंदगी में अगर 10 सालों का इजाफा हुआ है तो मेरे भाई की ज़िंदगी में भी 10 सालों का इजाफा हुआ है। अगर वो उस वक्त 60 साल का था तो अब वो कितने सालों का हो जाएगा? 70 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? 70 साल का हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से एक तो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। दूसरा वो थोड़ा सा मेथड चेंज करता है, वो यूं कर लेता है हमारे पास जी, कहता है कि अब मेरी जो मौजूदा उम्र है ना, क्या कहता है? जो मेरी मौजूदा उम्र है वो कह देता है कि आपकी 40 साल उम्र है और आपके जो भाई हैं या कोई भी दोस्त या कुछ भी वो कह दे, उसकी उम्र जो है ना वो हमें बता देता है कि जी आपसे 2 गुना है। कितनी है जी? 2। अच्छा, अब ये बताने के बाद वो कहता है कि अब आपके जो भाई की उम्र है ना वो है जी, अगर 2 गुना है, आपके भाई की उम्र है 90 साल। कितनी है? 90 साल। तो बताइए अब आपकी उम्र कितनी? पहले तो उसने हमारे भाई की उम्र पूछी थी, अब क्या किया उसने? अब उसने डायरेक्ट हमारी एज पूछ ली। बताइए आपकी उम्र इस वक्त कितने साल है? वो इस तरह हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने भाई की मौजूदा उम्र को मालूम करेंगे। वो कैसे? जब 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है? 80 ईयर। ठीक है, अब अगर भाई हमारा 80 से 90 में आया है तो इसके जिंदगी में कितने सालों का इजाफा हुआ है? 10 सालों का इजाफा हुआ है। और अगर उसकी जिंदगी में 10 सालों का इजाफा हुआ है तो हम भी तो उसी जगह पे मौजूद हैं, हमारी जिंदगी में कितने सालों का इजाफा हुआ होगा? 10 सालों का इजाफा होगा। हम क्या करेंगे? अपनी एज में 10 साल को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? उसके बाद फिर वो क्या करता है? वो फिर थोड़ा सा मेथड और चेंज कर लेता। वो कहता है कि एक बच्चा है अकबर, क्या नाम उसका? अकबर। वो बड़ा है किससे? आप यूँ समझ लें सिद्दीक से। किससे बड़ा है? सिद्दीक से बड़ा है। और जो सिद्दीक है वो अकबर से बड़ा है। सिद्दीक क्या है? वो अकबर से बड़ा है। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? सॉरी, दाऊद से बड़ा है। सिद्दीक किससे बड़ा है? दाऊद से बड़ा है। अब मुझे ये बताएं कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? दोबारा सुनिए,
अकबर सिद्दीक से बड़ा है। अकबर किससे बड़ा है? सिद्दीक से। और जो सिद्दीक है वो दाऊद से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? अकबर। बस इतनी सी बात है, आप लोगों ने क्या लगा देना अकबर। इस तरह के भी 2-4 क्वेश्चन हमारे पास इनिशियल में आ जाते हैं। अच्छा, इसको देखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब एज के कंसेप्ट में वो क्या करता है, रेशो को भी शामिल कर देता है। क्या करता है? रेशो को भी शामिल कर देता है। मतलब ये कहता है कि आपकी और आपके भाई की जो एज है उसमें 1:3 का फ़र्क है। क्या है? 1:3 का फ़र्क है। मुझे ये बताएं, आपकी मौजूदा उम्र इस वक्त 10 साल है, तो 10 साल पहले आपकी उम्र 10 साल थी और अब आप कितने हो गए? 20 साल के हो गए। बताइए आपके भाई की 10 साल पहले उम्र कितनी थी और अब कितनी है? समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा कि आपके और आपके भाई की एज में जो रेशो है वो 1:3 है। ठीक है, 10 साल पहले आपकी उम्र थी, या 10 साल ना करें, 10 साल कर ले, 10 साल पहले आपकी उम्र थी 10 साल, या फिर अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो इधर 20 कर लेते हैं और इधर 30 कर लेते हैं, क्योंकि 10 और 10 मिक्स हो रहे हैं। यूं समझ लें कि 10 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? 20 साल, और अब आपकी उम्र हो गई है 30 साल। बताइए आपके भाई की 10 साल पहले कितनी उम्र थी, और अब जब आप 30 साल के हो चुके हैं तो अब आपके भाई की उम्र कितनी है? जब 1:3 की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 1 गुना है और बी जो है वो 3 गुना है। बी क्या है? 3 गुना है। मतलब ये है कि हमारी जो एज होगी वो 1 गुना है और हमारी एज का 3 गुना हमारे भाई की एज होगी। क्या होगी? हमारी एज का 3 गुना किसकी एज होगी? हमारे भाई की होगी। हम क्या करेंगे, 20 और 30 को ज़रब दे के 3 को, हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा? 60। जब हमें यह पता चल जाएगा कि 10 साल पहले हमारे भाई की उम्र कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 साल बाद उसको इजाफा कर देंगे। वही पुराना सवाल बन गया हमारे पास। क्या करेंगे, 20 और 30 में 10 साल का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी हम 60 में कितने ऐड कर देंगे? 10 को ऐड कर देंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? कोई मसला? चलें, उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक भी हम साथ में शामिल कर लेते हैं। वो है हमारे पास वर्क एफिशिएंसी। एज की सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वर्क एफिशिएंसी बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने इनको क्या किया, दोनों को थोड़ा सा ना क्लोज कर दिया कि दोनों टॉपिक एक साथ ही कवर हो जाए। दूसरा टॉपिक है हमारे पास वर्क एफिशिएंसी। क्या टॉपिक है? वर्क एफिशिएंसी। अच्छा, अब क्या चक्कर है, सवाल किस तरह से आते हैं और इसका मतलब क्या है हमारे पास, और इसको सॉल्व कैसे करना है, हम उसको देखते हैं। होता कुछ यूं है कि हमारे पास वो हमारी कॉमन सेंस चेक करने के लिए और हमारी माइंड मैपिंग चेक करने के लिए मेन बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि वो आपकी मेंटल मैथ चेक कर रहा होता है। मेंटल मैथ का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था कि मेंटल मैथ ऐसी मैथ को कहते हैं जिसमें हम बगैर किसी कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर के, बगैर किसी भी चीज़ का सहारा लिए दिमाग में जो चीज़ सॉल्व करते हैं मैथ के क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं मेंटल मैथ। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा मेंटल मैथ का, कि हमने मतलब चीज़ों को जमा माइनस कैसे करना है, बहुत शॉर्ट टाइम में हम बहुत किसी भी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है बगैर कैलकुलेटर के, बगैर इशारिया वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और ऐड कैसे करना है बगैर किसी कॉपी पेंसिल के। ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, वर्क एफिशिएंसी को पढ़ रहे हैं। वर्क एफिशिएंसी का सबसे पहला मकसद उसको देने का ये है कि वो आपकी कॉमन सेंस चेक करेगा। दूसरा मकसद है वो आपकी मेंटल मैथ चेक करेगा। क्या चेक कर रहे हैं? मेंटल मैथ चेक कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सवाल आप लोगों ने छठी में पढ़े, 5वीं में पढ़े, छठी में भी पढ़े, 7वीं में भी पढ़े, 8वीं में भी पढ़े, और जिन्होंने जनरल साइंस रखी है, आर्ट्स रखी है, उन्होंने 9th 10th में भी पढ़े, और जिन्होंने FA पढ़ी हुई है उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़े। मतलब ज़िंदगी के 6 सालों का आपका और इसका ताल्लुक़ है। और जिन्होंने आर्ट्स नहीं पढ़ी, साइंस पढ़ी है, कम अज़ कम 3-4 साल, तो उनकी भी दुआ सलाम रही है इनके साथ। ठीक है। अच्छा, सवाल वो यूं करता है, वो कहता है कि एक काम को 10 लोग क्या करते हैं, 10 दिनों में ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं? 10 लोग एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं। मुझे ये बताइए
कि अगर 20 लोग हो जाएं, कितने लोग हो जाएं, 20 लोग हो जाएं, वही काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब एक चीज तो ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये सवाल आएगा हम सर उठा के देखेंगे, हमें ज़हन में आएगा कि ये तो वर्क एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, हम फौरन से ही इसको तनासब रास्त, तनासब माकूस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थ्रू सॉल्व करने के चक्रों में पड़ जाएंगे और हमारा दूसरा मकसद हम भूल जाएंगे। वो क्या था? कॉमन सेंस। क्या था? कॉमन सेंस। इस पर आप कॉमन सेंस यूज़ करें कि 10 लोग 10 दिनों में एक काम कर रहे हैं, अगर 20 लोग हो जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे, क्योंकि आदमी डबल हो गए हैं तो दिन क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। कॉमन सेंस यूज करें और 5 दिन जवाब निकाल दें। कोई कैलकुलेशन, कोई किसी किस्म का चक्कर का सामना करना पड़ा नहीं ना। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहले उसको कॉमन सेंस के जरिए यूज करने, कॉमन सेंस के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो वैसे नहीं होता तो तब उसके पास उसकी कैलकुलेशन की, समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये तो था कॉमन सेंस वाला। अगर हकीकत में हमारे पास आ जाए कैलकुलेशन वाला तो तब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो आप लोगों को पता है। बस मैं आपको पहले भी कहता होता हूँ कि चीज़ें आपके जहन में पड़ी होती हैं, बस उनको थोड़ा सा नला धुला के हमने सामने करना होता है। दिमाग में सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कोई भी आप लोगों के लिए नई नहीं है। फ़र्ज कर लें, ये हमारे पास आदमी हैं और ये हमारे पास दिन है। क्या है जी? दिन है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर हम सॉल्व करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। वो कह रहा है कि हमारे पास 10 आदमी हैं और काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं ख़त्म? 10 दिनों में कर रहे हैं। और आदमी हो गए हमारे पास 20, बताइए वो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। अब हमें ये चीज़ नहीं मालूम, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एक्स। क्या यूज़ करेंगे? एक्स। अच्छा, अब यहाँ तक यूज़ करने के बाद जब हम इसको कॉपी में सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड का जो हमारे पास तीर होगा इसका रुख आंखें बंद करके आपने ऊपर की जानिब लगा दें। मैं आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में थोड़ा सा समझाने लगा हूं। हमने क्या करना है, इस साइड वाले तीर का रुख क्या कर देना है, आंखें बंद करके ऊपर की तरफ कर देना है। और ये सब कुछ आप कैसे कर रहे होंगे? दिमाग के अंदर, कोई कॉपी पेंसिल आपने वहां पे यूज नहीं करनी। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इस साइड पे आ जाएंगे। इस साइड पे आने से पहले मैं आपको आपके अंदर दिमाग के अंदर क्या करूंगा, मतलब डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को थोड़ा सा नला धुला के सामने पेश करना चाहता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास ऐसा ताल्लुक होता है दो मिकदारों के दरमियान, ऐसा ताल्लुक है, ऐसा रिलेशन है जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही हो। ये भी एक मिकदार है मेरे पास, ये भी एक मिकदार है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये खुद ब खुद बढ़ेगी। क्या करेगी? बढ़ेगी। अभी आप देखेंगे ये बढ़ेगी कैसे। मैंने क्या किया, 10 लोग थे, सॉरी, और जो हमारे पास होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का क्या मतलब होता है? उलट, तनासुब माकूस, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक मिकदार के बढ़ाने से दूसरी मिकदार क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अब वो कैसे होगी? फर्ज कर लें हमने ये देखा कि 10 लोग एक काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 लोग एक काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। अब मैं इस मिकदार को बढ़ा देता हूं। क्या करता हूं? इस मिकदार को बढ़ा देता हूं। मैंने 10 से आदमी कितने कर दिए? 20। कितने कर दिए? 20। अब मैंने अगर 20 आदमी किए हैं तो लाजमी बात है कि 10 लोग अगर 10 दिनों में उसी काम को खत्म कर रहे हैं, एक चारपाई बना रहे हैं, फर्ज कर लें 10 दिनों में 10 लोग, तो 20 लोग मुझे यह बताएं ज्यादा दिनों में काम खत्म करेंगे या कम दिनों में? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, कम दिनों में या ज्यादा दिनों में? कम दिनों में। तो ये लाजमी बात है कि अगर ये मिकदार मेरे पास क्या कर रही है? बढ़ रही है, तो ये मिकदार क्या हो रही है? 10 से कम ही होगी ना। अब एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार खुद ब खुद क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? अब जब ये हमारे पास सीक्वेंस आए कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो, तो हम कह देते हैं ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये इधर जा रहा है तो हमने इसको इधर नहीं जाने देना, हमने इसका रुख क्या कर देना है? नीचे की तरफ कर देना। अब ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पैदा हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि ये हमारे पास जो एरो होता है ये इसका हेड होता है और ये इसकी क्या होती है? टेल होती है। ठीक है, हमने जब भी इनको लिखना है सबसे पहले टेल लिखनी है, उसके बाद हेड लिखना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं इसको 20/10 लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा?
इसकी टेल, उसके बाद क्या लिखूंगा, इसका हेड है, और इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाय x। ठीक है। अब हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है, x की। हम क्या करेंगे, x को उस साइड पे ले जाएंगे और वो मिकदारें जो हैं वो इधर आ जाएंगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो x है वो 10 तो इधर ही खड़ा रहेगा, लेकिन वो जो 10 है इधर तकसीम हो रहा है, इधर 10 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, और वो जो 20 है उधर दरब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ये 2:2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 और 5 बार 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। समझ गए मेरी बात। अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, और ये सारी कैलकुलेशन, ये सब कुछ आपने अपने दिमाग के अंदर करना है। वहाँ पे तो कॉपी पेंसिल कोई नहीं होती, तो फिर कैसे करेंगे, वो आपको पता है ना कैसे करेंगे, कैसे कोई बताएगा मुझे? मैट्रिक में तो आया था। अगर वहाँ पे सॉल्व करना पड़ जाए बगैर कॉपी पेंसिल के, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेंटल मैथ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस। मैं आपको पहले भी एक वाकया सुनाता हूँ, पहले जो बच्चे थे उनको सुनाया था, आप लोगों को सुना देता हूँ। मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम सुना है? यस सर। ठीक है। एक दफ़ा ना उसकी बॉक्सिंग थी किसी बहुत बड़े बॉक्सर के साथ, फाइनल मुकाबला था, और जी 1 करोड़ रुपया इनाम था, जो जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम। अब जी दोनों अखाड़े में आ गए, बॉक्सिंग स्टार्ट हुई। जैसे ही बॉक्सिंग स्टार्ट हुई ना, मोहम्मद अली साहब ने आते ही दूसरे मध्य मुकाबले को एक मुक्का मारा और वो गिर गया, और वो बॉक्सिंग जीत गया एक मुक्के से। हाल धाड़ पड़ गई पूरे हाल में कि ये क्या हो गया, एक मुक्का मारा है और जी, और 1 करोड़ रुपए का मुक्का मारा है मोहम्मद अली ने। क्या किया, 1 करोड़ का मुक्का मारा है। साफ ही आ गया जी, मोहम्मद अली साहब ये आपने क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपए का मुक्का मार दिया। 5 मिनट में लोग तरस जाते हैं, इतने सालों के बाद 1 करोड़ कमाते हैं, आपने जी 2 मिनट में 1 करोड़ रुपया कमा लिया। उसने कहा कि इस एक मुक्के को बनाने में मेरी 30 साल की प्रैक्टिस है। क्या है, इस एक मुक्के को बनाने में मेरी 30 साल की प्रैक्टिस है। आप ये ना समझे कि मैंने 2 मिनट में करोड़ रुपया कमाया, 30 साल लगाया मैंने करोड़ रुपया कमाने में, तब जाके मैंने करोड़ रुपया कमाया। अब अगर आपकी बाइक खड़ी है और कोई चोर आके फौरन उसको भगा के ले जाता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं ले जाता, उसकी भी प्रैक्टिस है, उसमें वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। आप लोग कहते हैं कि यार थोड़ी सी देर में खड़ी थी, 50,000 रुपये लेके भाग के पता नहीं चला मुझे, वो प्रैक्टिस है उसकी, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तब जाके ये पॉसिबल हुआ उसके लिए कि वो प्रैक्टिस के बायस ये क्या कर रहा है इसको। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इन चीजों को ऐसे खत्म कर देंगे। सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी के साथ इसको आधा घंटा या 1 घंटा अपने से सवाल बना के, वर्क एफिशिएंसी के, एज के अपने से सवाल बना के उनको सॉल्व कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। 1 घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि चीज़ें पुरानी हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, उनको माइंड में ला के फ्रेश करना है। तो आप फ्रेश करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और वो इतनी मुश्किल वहाँ पे नहीं होते कि जैसे हम तो 9th 10th में करते थे, वो तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती थी, बड़े बड़े सवाल जवाब होते, इतने नहीं होते, इस तरह सिंपल ही होते हैं, जिसको हम बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलें ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी मसला 3 हो जाए देख लें सर, और कल करेंगे। ठीक है, कल